ऋषिगंगा और धौलीगंगा में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एनटीपीसी की सुरंग के एक हिस्से में गाद भर गई, 200 लोग मर गए। हमें नहीं मालूम कि उन 200 लोगों के परिवारों का जीवन कैसे चल रहा है। ऐसी खबरें कितनी जल्दी भुला दी जाती हैं। उत्तर भारत के लोग जोशीमठ के इन दरकते मकानों को ठीक से देख लें। आपके घरों में बिजली आए इसलिए इनके घरों में अंधेरा आ रहा है। किसी की गली में दरार आ गई है तो किसी के मकान के भीतर दरार है, किसी की छत दरक गई है तो किसी की दीवार। लोग अपने अपने घरों की दीवारों में आ रही दरारों को दिखा रहे हैं। क्या आप ऐसे विकास को गले लगा लेंगे जिसके कारण आपके घर दरक जाएं? एक घर बनाने में कितने साल लगते हैं, कितना पैसा लगता है? जनता बोल रही है, सरकार सुन भी रही है मगर चुप हो जाती है। हमारा वीडियो लंबा है मगर आपके साथ जो लंबा खेल चल रहा है उसे समझने के लिए पूरा देखा कीजिए। जिसका घर टूटने वाला हो उसका दर्द क्या होता है आप हल्द्वानी के लोगों से पूछिए, और जिसका घर धंसने वाला हो उसका दर्द क्या होता है आप जोशीमठ के लोगों से पूछिए। दिसंबर से पहले अक्टूबर के महीने में भी जोशीमठ के लोगों ने बाजार बंद किया ताकि सरकार का ध्यान उनके दरकते घरों की तरफ आ जाए, यहां चल रही परियोजनाओं पर रोक लगे। अगर लोग सड़क पर ना आते तो थोड़े समय के लिए ही सही इन परियोजनाओं पर रोक नहीं लगती। जोशीमठ के सैकड़ों लोगों ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 जाम कर दिया। जनता सड़क पर आ गई तो प्रशासन ने एनटीपीसी प्रोजेक्ट और 4 धाम सड़क परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। यह तो प्रशासन का फैसला है, मगर जो मकान दरक रहे हैं उनका क्या होगा? पिछले साल 24 दिसंबर को भी जोशीमठ के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? का चक्का नहीं घूमना चाहिए। कुमार हल्द्वानी के बाद अब जोशीमठ। सुप्रीम कोर्ट के कारण हल्द्वानी में हजारों घर तोड़े जाने पर रोक लग गई है। यह आपका प्रयास है। अगर आप इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच नहीं गए होते तो गोदी मीडिया झांकने भी नहीं आता। आपके कारण हल्द्वानी के लोगों के घर बच गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। वहां के लोग अपने मकानों को दरकते देख उसी तरह से परेशान हैं जिस तरह हल्द्वानी के लोग अपने घरों को तोड़े जाने के नोटिस से हो गए थे। ऐसा क्या हुआ है कि 1 साल से जोशीमठ बचाओ आंदोलन चल रहा है? धार्मिक महत्व की इस जगह को लेकर सरकार क्यों नहीं तत्पर नजर आती है? जोशीमठ के प्रशासन ने परियोजना 4 धाम परियोजना और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन क्या इससे वहां उठ रहे सवालों का समाधान होगा? हल्द्वानी की कहानी और जोशीमठ की कहानी अलग नहीं है। दोनों ही विकास की राजनीति के शिकार हैं, भले 2 छोर पर हैं। मुझे नहीं पता कि जोशीमठ के लोग हल्द्वानी के लोगों के साथ हैं या नहीं, या हल्द्वानी के लोग जोशीमठ के लोगों के साथ हैं या नहीं, मगर एक चीज मालूम है, आपका एक दूसरे के साथ नहीं होना ही विनाश की राजनीति का विकास है। विनाश की राजनीति का विकास क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। ऐसा उत्साह आपने अभी दिखाया है, आज दिखाया है, ऐसा कल भी दिखाना पड़ेगा। कल एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमना चाहिए। जोशीमठ के सैकड़ों लोगों ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 जाम कर दिया। जनता सड़क पर आ गई तो प्रशासन ने एनटीपीसी प्रोजेक्ट और 4 धाम सड़क परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। यह तो प्रशासन का फैसला है, मगर जो मकान दरक रहे हैं उनका क्या होगा? पिछले साल 24 दिसंबर को भी जोशीमठ के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? दिसंबर से पहले अक्टूबर के महीने में भी जोशीमठ के लोगों ने बाजार बंद किया ताकि सरकार का ध्यान उनके दरकते घरों की तरफ आ जाए, यहां चल रही परियोजनाओं पर रोक लगे। अगर लोग सड़क पर ना आते तो थोड़े समय के लिए ही सही इन परियोजनाओं पर रोक नहीं लगती, पर यह रोक हमेशा के लिए भी नहीं है। उत्तर भारत के लोग जोशीमठ के इन दरकते मकानों को ठीक से देख लें। आपके घरों में बिजली आए इसलिए इनके घरों में अंधेरा आ रहा है। किसी की गली में दरार आ गई है तो किसी के मकान के भीतर दरार है, किसी की छत दरक गई है तो किसी की दीवार। लोग अपने अपने घरों की दीवारों में आ रही दरारों को दिखा रहे हैं। क्या आप ऐसे विकास को गले लगा लेंगे जिसके कारण आपके घर दरक जाएं? एक घर बनाने में कितने साल लगते हैं, कितना पैसा लगता है? जनता बोल रही है, सरकार सुन भी रही है मगर चुप हो जाती है। सरकार ने कुछ किया होता तो जोशीमठ की जनता को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। टाइम्स ऑफ इंडिया में शिवानी आजाद और गौरव तलवार की रिपोर्ट पढ़ रहा था। इसके अनुसार अगस्त 2019 में रवि चोपड़ा कमेटी ने 4 धाम सड़क परियोजना को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 2021 में परियोजना को हरी झंडी दे दी। अखबार की रिपोर्ट में रवि चोपड़ा का बयान है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इलाके का जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल सर्वे करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। कल्पना कीजिए कि आपके घर होते और इस तरह से किसी परियोजना के कारण दरक रहे होते और आप दिल्ली में होते तो मीडिया क्या करता?
ये पूरा फाड़ी है, ये अंदर तक पूरा उजाला दिख रहा है। वो तो थोड़ा मिट्टी लगाया, वो तब पत्थर, तब सीमेंट, तब जगह थोड़ा वो हो रहा है। रोज हम जाते आते था कि पर ये जो दरार सारे मकान है तो पूरी पूछता टूट होता है स्कूल का नहीं रोता और हम तो तन्नी मर रहे हैं। जमा बोला नहीं चला नहीं आदमी बूढ़े छ लड़का मेरे बीमार छ यो लोड़े में क्या जी कम मेरे को सुनना चाह नहीं। ये पूरा फाड़ी है, यहाँ देखो पूरा लेंटर फाड़ी है। जोशीमठ को लेकर कई रिपोर्ट हैं। 1976 में एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, वैज्ञानिक अध्ययन है, प्राकृतिक आपदाओं की भरमार भी है। इसके बाद भी इस इलाके में बेतहाशा भवन निर्माण, विकास परियोजनाओं को होने दिया जा रहा है। फरवरी 2021 में ऋषिगंगा और धौलीगंगा में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एनटीपीसी की सुरंग के एक हिस्से में गाद भर गई, 200 लोग मर गए। हमें नहीं मालूम कि उन 200 लोगों के परिवारों का जीवन कैसे चल रहा है। ऐसी खबरें कितनी जल्दी भुला दी जाती हैं। इस घटना के कुछ ही महीने के बाद यानी दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा चीन के साथ हाल के तनावों को देखते हुए सेना के आने जाने के लिए यह योजना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण के मानकों का भी सख्ती से पालन किया जाए। इसका कितना पालन हुआ इसकी जांच आप किस आधार पर करेंगे? आज उसी चार धाम परियोजना का काम प्रशासन ने बंद किया है। जोशीमठ की कहानी केवल जोशीमठ की नहीं है। यह कहानी देश के कई हिस्सों में दोहराई जा रही है, मगर विकास के नाम पर दबा दी जाती है। 20-25 हजार की आबादी बताई जाती है जोशीमठ की। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि जोशीमठ अनियंत्रित अदूरदर्शी विकास की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ के सैकड़ों घर, अस्पताल, सेना के भवन, मंदिर, सड़कें प्रतिदिन धसाव की जद में हैं और यह हर दिन बढ़ रहा है। एक तरफ तपोवन विष्णु गाड़ परियोजना के तहत जो सुरंग बन रही है उसने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है। दूसरी तरफ बाईपास सड़क जोशीमठ की जड़ पर खुदाई करके पूरे शहर को नीचे से हिला रही है। जोशीमठ के स्थानीय प्रशासन ने एक साल में तमाम बार लिखने कहने के बाद भी घरों का सर्वे नहीं किया, यह लिखा है प्रेस रिलीज में। दिसंबर प्रथम सप्ताह में बहुत जोर डालने पर नगर पालिका को प्रभावितों की गिनती करने के लिए कहा गया, अर्थात आपदा आने पर मरने वालों की गिनती करने के निर्देश दिए गए। प्रेस रिलीज में लिखा है कि सर्वे के बजाय नगर पालिका ने 3000 ऐसे लोगों को चिन्हित कर दिया जो आपदा आने पर प्रभावित हो सकते थे। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम उसका छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहते हैं ताकि आप वहां के हालात के बारे में अंदाजा लगा सकें। जोशीमठ की जनता पिछले साल भर से इस बात को लेकर के चिल्ला रही है। लोग वहां टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोगों ने अपने घर की छतों को बल्लियों से अटकाया हुआ है। घर की दीवारों की जो दरारें हैं उनको पुराने कपड़ों से पाटा हुआ है और इस तरह से लोग उस ठंड में जो है जीवन बिता रहे हैं। लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि उन लोगों का विस्थापन, पुनर्वास किया जाए, उनके लिए जो है तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन साल भर में सरकार पहले तो 14 परिवार प्रभावित थे, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। आज के दिन पर तो 500 से ज्यादा परिवार उसमें प्रभावित है और किसी भी दिन अगर कोई हल्का सा भूकंप का झटका आया, वो इलाका तो भूकंप के लिए भूकंप संवेदी क्षेत्र है, जोन 5 में है। वहां जो है कभी भी अगर भूकंप का हल्का झटका आया तो सैकड़ों हजारों लोगों का जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी तबाही की आशंका है। वो कोई छोटा शहर, छोटा गांव नहीं है जहां 10-20 परिवार रहते हो। परिवारों की संख्या ही कम से कम 5000-6000 से ऊपर है। हमारा वीडियो लंबा है, मगर आपके साथ जो लंबा खेल चल रहा है उसे समझने के लिए पूरा देखा कीजिए। जिसका घर टूटने वाला हो उसका दर्द क्या होता है आप हल्द्वानी के लोगों से पूछिए, और जिसका घर धंसने वाला हो उसका दर्द क्या होता है आप जोशीमठ के लोगों से पूछिए। फिर ट्विटर पर उन लोगों का कलेजा देखिए जो पत्थर का हो चुका है, जहां कई लोग हल्द्वानी के लोगों के घर तोड़े जाने पर मजहब के नाम पर जश्न मना रहे हैं। उन सभी लोगों को जोशीमठ ले जाइए, मजहब के नाम पर ही सही, दिखाइए कि देखो इन दरारों को, बताइए उन्हें कि किसी के घर धंसने पर अब हंसी आ रही है। यह वीडियो उस होटल का है जिसकी दीवारों में इतनी गहरी दरारें आ गई हैं कि उन्हें खाली कराना पड़ रहा है। जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और होटल मलरी, इनको बंद कर दिया गया है। इनकी हालत ही बता रही है कि जोशीमठ में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। लाइव मिनट में छपा है कि मकान दरकने से अभी तक 38 परिवारोरों को उनके घरों से हटाया गया है। अमर उजाला लिखता है कि 80 घर खाली कराए गए हैं। चमोली प्रशासन के 5 जनवरी के बुलेटिन में जानकारी दी गई है कि यहां के 561 घरों में दरारें हैं। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तब जोशीमठ के लोगों ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया, आप ही आइए और अध्ययन कीजिए। क्या आप उन वैज्ञानिकों का नाम तक जानते हैं जो खुद इन इलाकों में गए और निजी तौर पर अध्ययन किया और एक रिपोर्ट जनता को दी? जनता ने वह रिपोर्ट सरकार को दी, जिसके बाद सरकार ने कहा हम सर्वेक्षण कराएंगे। उस सर्वेक्षण का क्या हुआ इसकी जानकारी जनता को नहीं है। क्या उस रिपोर्ट में चार धाम और एनटीपीसी को जिम्मेदार माना गया है? क्या सरकार अपने ही प्रोजेक्ट पर सवाल उठाएगी? सोचिए ना,
आप सोचना कब शुरू करेंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? डॉक्टर नवीन जोयाल, डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, डॉक्टर वाईपी संदरयाल ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की और सरकार को दी। ये सभी हिमालय का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं। ऐसी कई रिपोर्ट का मानना है कि कोई एक कारण नहीं है, कई कारण मिलकर जोशीमठ का हाल बुरा कर रहे हैं। ऊपर से एनटीपीसी की परियोजना और चार धाम परियोजना को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इनके कारण भी ढलान पर बसे जोशीमठ को खतरा है। यहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिजली परियोजना के तहत जो सुरंग बन रही है, क्या उसके कारण पानी का रिसाव हुआ? चार धाम परियोजना के कारण जो ढलान कट रहे हैं, उससे भी जोशीमठ असुरक्षित हो रहा है। इलाके के जानकारों से बात करने के बाद हमें जो बात समझ में आई, सामने रखना चाहते हैं। क्या बेतहाशा भवन निर्माण, सड़क निर्माण और बिजली परियोजना ने जोशीमठ को असुरक्षित कर दिया है? यह हमारा सवाल है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर उस रिपोर्ट से है जिसे एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, डॉक्टर नवीन जोयाल ने तैयार की है। एक तरफ 1890 का जोशीमठ है जिसमें बसावट बहुत कम है, मकानों की संख्या कम है। दूसरी तरफ 2022 की तस्वीर है, मकानों से जोशीमठ की ढलान ढक दी गई है। पुराने समय में जो मकान बनाने की विधि थी उससे काफ़ी अलग इस समय ईंट और सीमेंट के बने मकानों ने ढलान पर बोझ डाला ही होगा। इस तस्वीर में जोशीमठ ढलान पर बसा दिख रहा है। यह पूरा इलाका ढलान के कारण ही बसा है। यह ढलान बनी है हजारों साल पहले हुए भूस्खलन से। इलाके के ऊपर पहाड़ खिसकने लगे तो पत्थर, मिट्टी और गाद जोशीमठ के इलाके में जमा होने लगे। 7वीं सदी से जोशीमठ में बसावट का दौर शुरू होता है और चप्पे चप्पे पर कंक्रीट इमारतें भर जाती हैं। तो पूछा जा रहा है कि क्या इन मकानों से जोशीमठ धंस रहा है, या यह भी हो सकता है कि लोगों के घरों को तत्कालिक खतरा यहां बन रहे भवन निर्माण से नहीं, आसपास की परियोजनाओं से ज्यादा है, जिसके लिए पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सुरंगें बिछाई जा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिजली परियोजना के कारण पानी का रिसाव हो रहा है? करंट साइंस पत्रिका में पीयूष रौतेला ने लिखा है कि शेलंग गांव के नजदीक कुछ किलोमीटर सुरंग बन रही थी, लेकिन दिसंबर 2009 में टनल बोरिंग मशीन ने जमीन के अंदर प्राकृतिक स्रोतों को छेड़ दिया। कई दिनों तक पानी निकलता रहा। सवाल उठ रहा है कि कहीं इस कारण से जोशीमठ धंस तो नहीं रहा। 2010 में करंट साइंस पत्रिका में पीयूष ने लिखा है, पानी बहता रहा, इतना पानी बर्बाद हो गया कि पानी का संकट पैदा हो गया इलाके में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब एनटीपीसी ने जोशीमठ में पानी की आपूर्ति के लिए सोचिए 16 करोड़ रुपए देने की बात की है। यह भी कहा है कि यहां के मकानों का बीमा होगा, जो नहीं किया गया। अखबार में यह बात जोशीमठ नगरपालिका के चेयरमैन शैलेंद्र पवार के हवाले से लिखी गई है। 2010 में हमारा यानी कि जोशीमठ संघर्ष समिति का, एनटीपीसी का और केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी की मध्यस्थता में समझौता हुआ हमारा। उसमें एनटीपीसी ने ये मानते हुए कि जोशीमठ का जो उनके जो सुरंग है, उनकी सुरंग में पानी आ रहा है, जिससे जोशीमठ के जल स्रोतों का पानी नीचे चला गया। इसको मानते हुए उन्होंने जोशीमठ को 16 करोड़ रुपए दिए पेयजल व्यवस्था के। उसी समझौते में उन्होंने ये माना कि जोशीमठ के घर मकानों में दरारें आ रही हैं उनकी परियोजना की वजह से, तो वो हमारे घर मकानों का बीमा करेंगे। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार में बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर नुमाइंदे एसडीएम के रूप में बैठे हुए हैं वो तो कहते हैं कि जब मकान टूटेगा तब जाकर के हम 3 लाख रुपए देंगे। भाई आज की स्थिति में जोशीमठ में जो परियोजनाएं बन रही है, परियोजनाओं की वजह से सारा पानी रिसाव हो रहा है। नीचे से बाईपास बनना, बाईपास की बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, बड़े बड़े डायनामाइट वहां लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़े जो है सुरंगें वहां बनाई जा रही है। उससे पूरा जोशीमठ गिर गया है और जोशीमठ जो असली जोशीमठ है उसका स्वरूप में तमाम बड़ी दरारें आई हुई है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनके जवाब जरूरी है। जोशीमठ को लैंडस्लाइड जोन माना जाता है। भूकंप की तीव्रता के हिसाब से खतरनाक जगह है। क्या यहां भवन निर्माण से लेकर सड़क निर्माण, बांध और बिजली परियोजनाओं ने सारी हदें पार कर दी हैं? सबको पता है कि जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है। यह इलाका बहुत ठोस नहीं है, इसके बाद भी यहां बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पीयूष रौतेला ने करंट साइंस पत्रिका में उस वक्त लिखा था 2010 में कि एनटीपीसी ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे नहीं कराया, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी से कराया। और क्यों कराया होगा आप समझ सकते हैं। तो हम सब जान रहे हैं, फिर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये सबको पता है कि जोशीमठ बहुत संवेदनशील इलाके में है और ये एक पैराग्लेशियल रीजन है, यानी यहाँ पहले ग्लेशियर था जो पिघल गया और उसका मलबा यहाँ पर पड़ा है। उस अस्थाई ज़मीन पर टिके हुए शहर को जिस
सावधानी के साथ डील करना चाहिए था वो नहीं किया गया, और इसीलिए जोशीमठ आज संकट में है। इसकी वजह क्या है? जोशीमठ के बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, जोशीमठ हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता है, दोनों बड़े तीर्थ स्थान हैं। जोशीमठ फूलों की घाटी जाने का रास्ता है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, और यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग के लिए भी लोग आते हैं औली में, तो इसलिए ये बड़ा हब बन गया रोजगार का, व्यापार का, और इसलिए यहाँ पर लोग आके बसते गए। लेकिन सरकार ने क्या किया? एक कारण और इसमें जोड़ना है कि 62 की लड़ाई के बाद यहाँ पर सेना के आने की वजह से निर्माण कार्य जो ज़रूरी थे वो भी किए गए और सड़कें बनाई गई। नदियों के होने की वजह से यहाँ पर जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सरकार ले आई, और 1980 में एक जेपी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आता है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और उसके बाद अभी जो 2005 या 6 में नरेंद्र तिवारी जब सीएम थे तो दूसरा प्रोजेक्ट आता है एनटीपीसी का। तो ये जो बड़े निर्माण कार्य शुरू हो गए, तोड़फोड़ शुरू हो गई, इन्होंने जोशीमठ की हालत खराब कर दी। तो सरकार में बैठे हुए लोग और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोकल लोगों ने वहां पर निर्माण कार्य किए, बहुमंजिला इमारतें बनाई, जरूर बनाई, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार भी लोगों के विरोध के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स को बढ़ा ही रही थी, जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफी विनाशकारी थे। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो रास्ता था वो सरकार ने भी नहीं सोचा, और आप कह सकते हैं कि वहां की आम जनता जो है उसमें कुछ हिस्सा है जिन्होंने उसकी अनदेखी की। पहाड़ों पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई गांव मिलेंगे जो वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बन रही सड़क के कारण धंस गए। जोशीमठ 7वीं सदी में बसना शुरू होता है। वहां से आदि शंकराचार्य ने यहां एक मठ की स्थापना की। सर्दी के दिनों में बद्री विशाल जोशीमठ में ही तो विराजते हैं। एक साधारण गांव से अब यह बड़े शहर की तरह बस गया है। बाईपास बन रहा है जिसे लेकर भी विरोध है कि अगर पर्यटक जोशीमठ के बाहर से चले जाएंगे तो इलाके का कारोबार चौपट हो जाएगा। जब आप उस बाईपास के लिए पहाड़ों को नीचे से काटेंगे तो फिर भूस्खलन होगा। जब आपके मकान दरक जाएंगे तो आंदोलन होगा, और एक दिन गोदी मीडिया कहेगा कि ये लोग विकास और देश की सुरक्षा के विरोधी हैं। मेरे वीडियो लंबे हैं मगर देखा कीजिए, देखने की आदत बदलिए, तभी सरकार की आदत बदलेगी। जोशीमठ को बचाना है तो आपको अपने दिमाग के भीतर विकास की फाइल पलटनी पड़ेगी। धर्म के हिसाब से लोगों के घरों को देखना बंद कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।